अगर आरजेएस की तैयारी चल रही है तो ये बात तो पक्की है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 से पाला जरूर पड़ा होगा। आज हम इसके एक बहुत ही जरूरी चैप्टर 6 में उतरने वाले हैं, जो है भूमि के बारे में। हम धारा 88 से लेकर 105 तक को समझेंगे। देखिए, ये वो सेक्शन हैं जो न सिर्फ राज्य की जमीन से जुड़े हैं, बल्कि सीधे सीधे परीक्षा से भी जुड़े हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा आइडिया क्या है? सच कहूं तो सब कुछ इसी एक लाइन में छिपा है। जो जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वो राज्य की है। यानी सरकार ही तय करेगी कि सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल कैसे होगा। ये सिद्धांत इस पूरे अध्याय की नींव है, उसकी आत्मा है। तो चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। ये जो पहला हिस्सा है ना, ये बस हमें दो बातें बताता है। एक, राज्य की संपत्ति क्या है, और दो, सरकार उसे नियंत्रित क्यों करती है। ये सेक्शंस असल में राज्य के अधिकारों की कानूनी बुनियाद हैं। जरा सोचिए कि राज्य के पास एक बहुत बड़ा खजाना है, तो धारा 88 हमें उस खजाने की लिस्ट देती है। इसमें सड़कें, नदियां, तालाब और सबसे जरूरी वो सारी जमीनें आती हैं जो किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब अगर कोई जमीन किसी की नहीं, तो वो डिफॉल्ट रूप से राज्य सरकार की है। ये लिस्ट बहुत लंबी और बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई विवाद हो गया। कोई व्यक्ति कहता है नहीं, ये जमीन तो मेरी है, राज्य की नहीं। तब क्या होगा? यहीं पर कलेक्टर साहब की एंट्री होती है। वो इस मामले में एक जज की तरह काम करते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। अब आते हैं इस अध्याय के सबसे दमदार हिस्से पर, धारा 91। आरजेएस मेंस के लिए इसे मार्क कर लीजिए। यहां से सीधा सवाल बनता है। ये धारा असल में राज्य का वो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो रक्षा कवच है जो उसकी जमीनों को अवैध कब्जे से बचाता है। चलिए अब हम अतिक्रमण और बेदखली की पूरी कहानी को समझते हैं। तो कानून की भाषा में अतिक्रमण आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करना या वहां बने रहना, जबकि आपके पास ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बस जो ऐसा करता है उसे अतिक्रमी या ट्रेसपासर कहते हैं। बात छोटी सी लगती है, पर इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो फिर किसी को सरकारी जमीन से हटाया कैसे जाता है? इसके लिए एक तय प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का हीरो है तहसीलदार। सबसे पहले या तो वो खुद से या किसी के शिकायत पर एक्शन लेता है। फिर अतिक्रमी को एक नोटिस भेजा जाता है, और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, उसे अपनी बात रखने का यानी सुनवाई का पूरा मौका दिया जाता है। ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती तो बेदखली का ऑर्डर पास कर दिया जाता है। अच्छा, तो सजा क्या है? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये पहली गलती है या बार बार की जा रही है। अगर पहली बार अतिक्रमण किया है तो जमीन के सालाना लगान का 50 गुना तक जुर्माना लग सकता है। लेकिन अगर वही गलती दोबारा की तो फिर जुर्माने के साथ साथ 3 महीने तक की सिविल जेल भी हो सकती है। मतलब कानून बार बार गलती करने वालों के लिए काफी सख्त है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। तहसीलदार के पास अतिक्रमण करने वालों से निपटने के लिए और भी कई हथियार हैं। वो जमीन पर खड़ी फसल को जब्त कर सकता है, वहां बने किसी भी कंस्ट्रक्शन को गिराने का आदेश दे सकता है, और जो भी जुर्माना लगा है उसे भू राजस्व की तरह वसूल सकता है। ये बहुत ही मजबूत शक्तियां हैं। ठीक है, अतिक्रमण की बात तो हो गई। अब जरा ये समझते हैं कि सरकार अपनी कुछ जमीनों को खास मकसदों के लिए अलग रखती है। यहां पर 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, गोचर और आबादी। तो गोचर भूमि और आबादी भूमि में फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। गोचर भूमि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जानवरों के चरने के लिए यानी चरागाह के लिए रखी जाती है। वहीं आबादी भूमि लोगों के रहने के लिए और गांव के विकास के लिए होती है। इन दोनों को धारा बांधने के तहत कलेक्टर ही तय करता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एकदम अलग अलग है। और यहीं पर वो एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल आता है जो अक्सर लोगों के मन में होता है। क्या गोचर भूमि पर यानी चरागाह पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो क्या उसे रेगुलराइज करवाया जा सकता है? क्या कोई रास्ता है? इसका जवाब है एक बड़ा, साफ और मजबूत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में इसे बहुत साफ कर दिया है। धारा 91(6) कहती है कि गोचर भूमि पर अतिक्रमण सिर्फ एक सिविल गलती नहीं, बल्कि एक दंडनीय अपराध है। इसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं, इसलिए इसे नियमित करने का तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए, अब तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसे प्रैक्टिस में उतारते हैं। एक वकील की तरह सोचते हैं।
मान लीजिए कि एक क्लाइंट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में फंस गया है। अब क्या किया जाएगा? तो सोचिए, एक क्लाइंट आपके ऑफिस में आता है। उसके हाथ में तहसीलदार का भेजा हुआ बेदखली का नोटिस है। इल्जाम है गोचर भूमि पर अतिक्रमण का। अब एक वकील के तौर पर क्या कदम उठाए जाएंगे? आपकी कानूनी स्ट्रैटेजी क्या होगी? ठीक है, तो कुछ रास्ते हैं। सबसे पहले आप प्रक्रिया में कोई कमी ढूंढ सकते हैं। क्या नोटिस सही तरीके से दिया गया था? दूसरा, आप जमीन के क्लासिफिकेशन को ही चैलेंज कर सकते हैं। क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो जमीन वाकई गोचर दर्ज है? या फिर ये साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके क्लाइंट के पास वहां रहने का कोई पुराना कानूनी हक है। ये शुरुआती बचाव के तर्क हो सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए तहसीलदार के यहाँ बात नहीं बनी, तो क्या खेल खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आप तहसीलदार के आदेश के खिलाफ रेवेन्यू एपीलेट अथॉरिटी यानी RAA के पास अपील कर सकते हैं। वहां भी बात न बने तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिवीजन के लिए जा सकते हैं। और अगर मामला जमीन के मालिकाना हक यानी टाइटल से जुड़ा है तो सिविल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है। तो अब इस सारी जानकारी को परीक्षा के लिए समेट लेते हैं ताकि अच्छे नोट्स बनाए जा सकें। ये वो शब्द हैं जो इस अध्याय से आपको पता होने ही चाहिए। इन्हें रट लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यही आपके जवाबों की नींव बनेंगे। चलिए, अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। देखते हैं कितना याद रहा। यहाँ कुछ सवाल हैं, जरा सोचिए इनके जवाब क्या होंगे। थोड़ा रुकते हैं। ठीक है, सही जवाब हैं पहला 3 महीने, दूसरा धारा 92, तीसरा कलेक्टर, चौथा वार्षिक लगान का 50 गुना और पांचवा धारा 90A। ठीक है, प्रीलिम्स तो हो गया, पर असली खेल तो मेंस का है। और ये रहा वो सवाल जो RJS मेंस में आपको देखने को मिल सकता है। ये आपकी गहरी समझ को परखेगा। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? तो इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब कैसे लिखा जाए, यहाँ एक फ्रेमवर्क है। शुरुआत कीजिए परिचय से, जिसमें धारा 91 का मकसद बताइए। फिर मेन बॉडी में तहसीलदार की सारी शक्तियों और पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझाइए, जैसा स्लाइड पर दिख रहा है। और अंत में एक मजबूत निष्कर्ष दीजिए। अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया तो शानदार नंबर मिलना तय है। पढ़ते रहिए, हम जल्दी ही मिलेंगे।